नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम यहां पर पढ़ रहे थे पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण में आज मेरा यह तीसरा लेक्चर है। इसके पहले मैंने पर्यावरण प्रदूषण का परिचय और वायु प्रदूषण को कवर कर चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, आप परिभाषा को देख लीजिएगा कि विभिन्न स्रोतों एवं भंडारों के जल में जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवनयन हो जाता है या ह्रास हो जाता है तो उससे बोला जाता है जल प्रदूषण। देखो, समझो बात को कि जो हमारा जल होता है, यदि उसमें कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन होने का मतलब है कि पानी का कलर चेंज हो गया, मटमैला हो गया, कलर उसका रेडिश कलर हो गया, लाल कलर हो गया, या कोई पीला, मिट्टी वगैरह की वजह से पीला कलर हो गया, तो उसमें भौतिक परिवर्तन हो जाए। या रासायनिक परिवर्तन होने का मतलब है कि जैसे कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट, तत्व मिल जाएं, अनावश्यक तत्व मिल जाएं, जैसे कि हमारे उद्योगों में मरकरी है, लेड है, कैडमियम है और सल्फर है। ऐसे तत्व जब जल में मिल जाते हैं तो उसको बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। अब जैविक गुणों में परिवर्तन होने का मतलब है कि यदि उसमें कोई विषैले तत्व मिल जाए और जो उसकी जैविक क्वालिटी है इसकी पानी की, उसमें कमी हो जाए तो उसको बोला जाता है जैविक गुणों में। तो ये जब गुण पानी में इनके गुणों में कमी आ जाती है, भौतिक या फिर रासायनिक या फिर जैविक गुणों में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, तो उसे बोला जाता है जल प्रदूषण। तो चलिए प्यारे मित्रों, अब मैं समझाता हूं आपको जल प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं। जल प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण कारक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। एक है उद्योग। आपको पता चलता है और पता भी है कि भारत में इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, तो इंडस्ट्री जब चलती खुलती हैं तो वहाँ से बहुत सारे तत्व भी निकलते हैं, चिमनियों से निकल करके हमारे पर्यावरण में आते हैं। जैसे मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। जैसे कि Hg का मतलब होता है पारा, मरकरी, लेड, और Cd का मतलब होता है कैडमियम, और S का मतलब होता है सल्फर। मैंने कुछ तत्व मेंशन किए हैं, इसके अलावा और आर्सेनिक भी आप लिख सकते हो। ऐसे बहुत तत्व निकलते हैं कहाँ पर? इंडस्ट्री में, चिमनियों के माध्यम से। और कहाँ फैल जाते हैं? पर्यावरण में। और पर्यावरण में फैल करके वो हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी के थ्रू जल में मिल जाते हैं, और जल को हम लोग यूज करते हैं और हमारे शरीर में आ जाते हैं, और इससे फिर अनेकों तरह की बीमारियां होती हैं। मैं बताता हूँ कुछ देर से। देन नेक्स्ट पॉइंट है सीवेज या फिर गटर। आपको पता है कि आज शहरों में अनेकों तरह की नालियां होती हैं, और शहरों में जितना भी अवशिष्ट पदार्थ होता है शहरों का या फिर गांव में भी, तो जितना भी खराब पानी होता है गटर के थ्रू, नालियों के थ्रू, यदि उनका सही ढंग से उनका डिग्रेडेशन नहीं किया गया तो वो जो मल मूत्र हैं हमारे पानी में आ जाते हैं, और वो उस मल मूत्र में, यहाँ पर मैंने लिखा है यूरिया या फिर यूरिक एसिड जैसे तत्व वहाँ पानी पर होते हैं, और वो पानी में मिलकर हमारे स्वच्छ वाटर में मिल जाते हैं, जल में मिल जाते हैं। और जल में मिलने के बाद फिर जब हम उसको जल को ग्रहण करते हैं तो फिर हमें अनेकों तरह की बीमारियां होती हैं। लेट्स तीसरा पॉइंट है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साबुन। आपको पता है कि आज हम लोग कपड़े धोते हैं, सभी लोग धोते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पानी हमारा स्टोर होकर के जल में मिट्टी में जाता है। तो जब ये मिट्टी में जाता है और मिट्टी भी जल में मिल जाता है, तो फिर ये क्या करता है कि जो जल में साबुन है उसमें अनेकों तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे मैलों को, कपड़े से मैल को निकाल देते हैं। तो वो जो केमिकल्स हैं वो मिट्टी में जाकर के फिर अल्टीमेटली जल के माध्यम से हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये भी एक समस्या है कि जल प्रदूषण का कारण बन जाता है साबुन, ये निरमा जो भी अपन यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं अगला पॉइंट लिखा हूँ, निर्माण कार्यों में जो मैन्युफैक्चर काम होते हैं, अनेकों तरह के घर मकान बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे फास्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सीमेंट है, आदि ये सब कहाँ पर यूज किए जाते हैं। और जब यूज किए जाते हैं तो जो अतिरिक्त होता है वो अल्टीमेटली कहाँ पर चला जाता है? जल में, और जब जल में चला जाता है तो जल प्रदूषण कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीटनाशक और खाद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो प्यारे मित्रों, आजकल हमारे किसान, पहले आज से कुछ साल पहले की बात है, लोग कीटनाशक और खाद का यूज कम करते थे, लेकिन आज का समय ऐसे आ गया है कि कीटनाशक और खाद यूज ना किया जाए तो बिल्कुल ही फसल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आजकल वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं, और इसकी वजह से हमें अनेकों तरह के कीटनाशक और खाद हमारे किसान मित्र यूज करते हैं। कुछ मैंने उदाहरण भी लिखे हुए हैं, जैसे DDT है, एक BSC पाउडर है, जीव जंतुओं को मारने के लिए यूज किया जाता है। NPK मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन
फास्फोरस और पोटेशियम, जो हमारा खाद होती है उसमें एनपीके ही रहता है। तो ये खाद हम लोग यूज करते हैं और फिर क्या होता है, ये खाद कहाँ जाती है, अल्टीमेटली मिट्टी में यूज करते हैं, पौधे तो ग्रो हो जाते हैं, फसल अच्छी आ जाती है, पर वो हम लोग खाते भी हैं, ये क्यों भूल जाते हैं आप। तो जब हम खाते हैं तो हमारे लाइफ साइकिल में आ गई और फिर हमसे इनकी वजह से अनेकों तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये कीटनाशक और खाद, इसके कारण भी जल प्रदूषण हो रहा है, हमारे शरीर में नुकसान होता है। वाहन और जलयान, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल वाले वाहन चलते हैं और कई बार क्या होता है, बड़े बड़े जलयान होते हैं, तो जलयानों, जब जलयान सागर समुद्र में चलते हैं तो कभी कभी उनसे लीकेज हो जाता है, टकरा गए दो जलयान तो उनका जो जल भरा है उसमें, सॉरी पेट्रोल है डीजल जो भी भरा है वो लीकेज हो जाता है। कहाँ पर, समुद्र में। अब उस समुद्र में लीकेज होने की वजह से क्या हुआ, वो जो पानी है उसको कौन यूज करती हैं, मछलियां यूज करते हैं, जीव जंतु यूज करते हैं, फिर वो मरते हैं, तो मरते हैं या फिर नहीं मरते तो हम लोग मारकर मछलियों को खाते हैं, तो कहाँ आ गए, हमारे शरीर में आ गए। तो ये सब तत्व कहाँ आ गए, हमारे शरीर में, और फिर अनेकों तरह की बीमारियां करते हैं। जैसे मैंने लिखा है, वाहन है, जलयान है, यहाँ पर कभी कभी तेल का रिसाव हो जाता है और फिर जल प्रदूषित हो जाता है, और जल प्रदूषण के बाद आपको पता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे मित्रों, ज्वालामुखी और भूकंप। कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी निकलते हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उस विस्फोट में भी अनेकों तरह के तत्व कहाँ निकलते हैं, ज्वालामुखी से निकलते हैं, अनेकों तरह की गैसें निकलती हैं, वो गैसें हमारे वायुमंडल में आती हैं, वायुमंडल में आने के बाद वो जमीन में स्थिर हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे जल में मिक्सचर होकर फिर उस जल को अपन लोग ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी की वजह से भी हो जाता है। भूकंप आते हैं, भूकंप आने की वजह से क्या होता है, बहुत सारा डैमेज हो जाता है, जीव जंतु मर जाते हैं, फिर सड़ते हैं, और सड़ने के बाद फिर क्या होता है, मिट्टी में मिल जाते हैं और जल में आ जाते हैं और हम लोग फिर संक्रमित हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको कारण समझाए कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, तो आप लोग ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल प्रदूषण का निर्धारण कैसे होता है। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे यहाँ पर साइंस ग्रुप से नहीं है, थोड़ी दिक्कत आती है इस पॉइंट को समझने में, और आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहे तो सिंपल एक वर्ड याद रखना कि जो जल प्रदूषण का निर्धारण है, मतलब जल प्रदूषण को हम कैसे जानेंगे कि वहां जल प्रदूषित है, इसके लिए 3 तत्व हैं। एक सिस्टम होता है BOD, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और हिंदी में इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल मतलब जैव ऑक्सीजन मांग। इसी तरह से दूसरा चीज है, हम COD के माध्यम से जल प्रदूषण को पहचान सकते हैं। COD का मतलब क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और DO के माध्यम से मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हिंदी में क्या बोलेंगे, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो देखो यहां पर आपको कितना याद रखना है, जिनको दिक्कत होती है इस टॉपिक को समझने में, 3 वर्ड याद रखना है, क्या, BOD, COD और DO। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम लोग जल प्रदूषण को पहचान पाते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल प्रदूषण को निर्धारण करने के लिए कौन सा तत्व यूज होता है, BOD, COD या फिर DO। तो तीनों आप मार्क करिएगा, तीनों वर्ड याद रखते हैं। समझाता हूं क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक वर्ड है यहां पर डिमांड, क्या, मांग, और कैसी मांग, बायोलॉजिकल। मैंने यहां पर इसको लिखा भी है BOD को, सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की मांग को ही बोला जाता है, क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझो बात को, जो पानी होता है, पानी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, और उन सूक्ष्म जीवों को उनकी क्रिया एक्टिविटी, सांस लेते हैं, चलते हैं वहां पर, तो ये सब उपापचयी जो क्रियाएं होती है ना, उनके लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, उन सूक्ष्म जीवों के लिए। तो उस सूक्ष्म उपापचयी क्रियाओं के लिए जो ऑक्सीजन की मांग है उन जीवों के लिए, वही कहलाती है क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सिंपल बात है यार कि यदि BOD बढ़ रही है मतलब क्या, डिमांड बढ़ रही है किसकी, ऑक्सीजन की, मतलब जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसकी डिमांड बढ़ गई। इसका मतलब डिमांड बढ़ने का मतलब है कि वहां पर कम है, मतलब ऑक्सीजन कम है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कम होने का मतलब क्या हुआ, जल प्रदूषित है। तो सिंपल सी बात है कि यदि BOD का मान बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि वहां पर जल प्रदूषण ज्यादा है।
सेम चीज कुछ कुछ ऐसे ही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। यहां पर हमने बायोलॉजिकल यूज किया था, यहां पर केमिकल यूज करेंगे। तो जल में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण के लिए रसायन की मांग, मतलब क्या हुआ, जल में बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो आपस में टूटते रहते हैं। तो उसको टूटने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमें केमिकल्स चाहिए, रसायन चाहिए, उसकी मांग को, जो रसायन है उसकी जिसके माध्यम से वो तोड़े जा रहे हैं, तो उसकी मांग को बोला जाता है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यदि क्या हुआ, यदि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब रसायन वहां कम पड़ रहे हैं, डिमांड बढ़ गई उसकी। जब डिमांड बढ़ गई तो मतलब क्या है, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पानी वहां पर क्या है, प्रदूषित है, उसकी डिमांड ज्यादा है और मिल कम रहा है। तो डिमांड बढ़ने से मतलब क्या हुआ कि जल प्रदूषण वहां पर ज्यादा है। सिंपल आपको याद रखना है, COD का मान जितना ज्यादा होगा जल प्रदूषण उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है DO। DO मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, हिंदी में बोलेंगे घुलित ऑक्सीजन। तो देखो घुलित ऑक्सीजन क्या होते हैं, मैंने यहां पे लिखा हुआ देख लीजिए कि जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग को ही कहा जाता है क्या, डिजॉल्व ऑक्सीजन। आप लोग लिख लीजिएगा। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब है कि जो जलीय जीव होते हैं ना, वो सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो यदि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो उसे बोलेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन। यदि मान के चलो कि वहां पर एक टब है, टब में 10 मछलियां हैं, 10 मछलियां कुछ दिन जीवित रहती हैं, लेकिन यदि उनमें से 2-4 मछलियां मर गई, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जल प्रदूषित हो गया। तो इसी को बोला जाता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। प्यारे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किताबों में अच्छे से नहीं दिया हुआ, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो जल प्रदूषण तो मैंने समझा दिया। अब जो जल प्रदूषक होते हैं मैंने बहुत सारे बताए आपको, तो इनकी वजह से क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे लाइफ साइकिल में, हमारे जीवन चक्र में क्या परिवर्तन होते हैं, इसको समझते हैं। देखो एक चीज सिंपल समझ लो कि जल ही जीवन है, और जल में यदि खराब होगा तो हमारे शरीर में अनेकों तरह की बीमारियां होंगी, हैजा होगा, टाइफाइड होगा, और आंख के बहुत सारे रोग हो जाएंगे, उल्टी हो जाएगी, दस्त शुरू हो जाएगा। यदि हमारे सिस्टम में आ गया तो हमको सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्रेन की बहुत सारी बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। अल्टीमेटली इसीलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है, इसलिए जल को बचाएं और जल को स्वच्छ भी बनाए रखें। तो समझते हैं बात को, जल प्रदूषक और उसके प्रभाव को। तो देखो एक मैंने लिखा है नाइट्रेट। देखिए नाइट्रेट ऐसा तत्व है जो बहुत सारे उद्योग वगैरह में निकलते हैं। तो जब नाइट्रेट की मात्रा उद्योगों से निकलने के बाद जल में आ गया, तो जल में जब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो एक बीमारी हो जाती है मेटहीमोग्लोबिनीमिया। क्या, मेटहीमोग्लोबिनीमिया। इसको क्या बोलते हैं, मेटहीमोग्लोबिनीमिया। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे जल में हम लोग उसको नाइट्रेट वाला जल ग्रहण करेंगे तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनमें उनका जो टेक्स्ट कलर है और साथ में उनका जो शरीर है पीला पड़ने लगेगा, नीला पड़ने लगेगा। ब्लू मतलब नीला, इसलिए इसको बोला जाता है नीला बेबी सिंड्रोम। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेटहीमोग्लोबिनीमिया किसकी वजह से होता है, आपका जवाब होगा नाइट्रेट की वजह से। इसके अलावा यदि पानी में पारा की मात्रा बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है मिनीमाटा रोग। और मिनीमाटा रोग में बेसिकली हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, ये आप याद रखिएगा। हालांकि कुछ प्रभाव सांस लेने में दिक्कत होती है, हृदय रोग भी होता है, पर मेनली फोकस वहां पर मस्तिष्क में होता है। हमारे ब्रेन को दिक्कत होती है और हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है धीरे धीरे कम हो जाती है। देखो एक वर्ड है मिनीमाटा रोग, इसको समझाता हूं, एक कहानी इसके पीछे जुड़ी हुई है इस रोग के पीछे। दरअसल ये मिनीमाटा रोग कहाँ से आया, जो जापान में एक खाड़ी है मिनीमाटा खाड़ी। तो जापान की मिनीमाटा खाड़ी में बहुत पहले क्या हुआ था कि जो मरकरी की मात्रा है कुछ जलयान की वजह से और इंडस्ट्री की वजह से वहाँ पर बढ़ गई थी। तो उस मिनीमाटा खाड़ी की वजह से लोगों को बीमारी होने लगी, तो इसकी वजह से इसका नाम रख दिया क्या, मिनीमाटा रोग। और इसका प्रभाव मुख्य रूप से मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे मित्रों, कैडमियम। मैंने यहाँ पर CD लिखा हुआ है कैडमियम की मात्रा जब जल में बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है इटाई रोग। अब देखिए मैंने 3 बीमारियां बताई, ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। इटाई रोग कैडमियम की वजह से हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है मलजल, मतलब जो सीवेज का पानी होता है, और सीवेज का पानी जब
इसमें बढ़ जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये सीवेज है, ये सीवेज का पानी जब सीवेज का जो मलमूत्र है पानी में आ जाता है, इसकी वजह से हैजा होने लगती है, उल्टी, दस्त, कुपोषण और आंत के रोग, टाइफाइड, अनेकों तरह की बीमारियां खराब पानी से हो जाती हैं। नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक को मैंने एस लिखा हुआ है। आर्सेनिक की वजह से एक और रोग हो जाता है जिसे हिंदी में बोलते हैं ब्लैक फुट रोग, जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसा भी याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन को मैंने एफ लिखा हुआ है। तो ये जो फ्लोरीन है, जिसे हम फ्लोराइड भी बोलते हैं, इसकी वजह से फ्लूरोसिस रोग हो जाता है। फ्लूरोसिस रोग क्या होता है समझाता हूं। यहां पे मैंने लिखा हुआ दांत पीले पड़ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे दांत होते हैं ना, वो दांत जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है मतलब उनका जो कलर होता है पीला पड़ने लगता है। और एस्बेस्टास जो होता है, एस्बेस्टास की मात्रा जब जल में बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है एस्बेस्टोसिस रोग, जिसे हम बाद में फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना भी रहती है। तो प्यारे मित्रों, मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। ये तो हमने क्या पढ़ा पूरा, कि आखिर क्या प्रभाव है, कारण क्या क्या है। आइए समझते हैं हम इसको रोकें कैसे। तो देखिए एक चीज मैंने लिखा हुआ है, रासायनिक उर्वरकों की मात्रा क्या करें, कम करें। किसमें, खेती में। खेती में हम लोग रासायनिक जो उर्वरक यूज करते हैं उनकी मात्रा को धीरे धीरे कम करें। तो फिर क्या करें, वहां पर हम क्या करें, जैविक खाद को क्या करें, बढ़ावा दें। जैविक खाद को बढ़ावा, जैविक खाद क्या, यही हमारी गोबर की खाद। तो दोनों चीज होगी, हमारा पॉल्यूशन भी नहीं होगा और खेती भी होगी और हमारे खर्चे भी कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक साबुन का यूज कम कर दें। क्या कर दें, रासायनिक साबुन। तो सर इसमें फिर क्या करें, रासायनिक साबुन है तो फिर भाई हम लोग अपनी जो जैविक साबुन है उनको यूज करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ईंधन। ईंधन में हम जो पेट्रोल और डीजल है ना, इसकी मात्रा को कम करें। तो सर इसकी मात्रा कम करें तो फिर क्या यूज करें, इसको यूज किसकी जगह हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जल ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, सीएनजी का यूज कर सकते हैं। सीएनजी बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो एक्टिव अवशिष्ट और जो होते हैं हमारे इंडस्ट्री वगैरह में निकलते हैं और साथ में अस्पताल हॉस्पिटल वगैरह में जो अपशिष्ट निकलते हैं, ग्लव्स है और सिरिंज है, इनको क्या करें, जल में नहीं फेंकें, क्योंकि इनको कौन ग्रहण करेंगे, जीव जंतु। तो जल में नहीं फेंके तो फिर क्या करें, इसको जमीन में गाड़ दें, डंप कर दें, इसकी वजह से वो जल में नहीं जाने पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, तो फिर ये तो मैंने आपको कुछ अपन लोग जो कर सकते हैं वो बताएं। इसके अलावा भारत सरकार क्या करना चाहिए, सरकार क्या करती है, तो इसके लिए सरकार को बनाना चाहिए और सरकार ने बनाया भी है एक जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके अधिनियम है, इसमें बहुत सारे नियम रूपरेखा बनाई गई कि भाई इंडस्ट्री इतनी दूर लगना चाहिए, इंडस्ट्री के क्राइटेरिया बना दिया गया कि इंडस्ट्री में इतने तत्व, इससे ऊपर ये तत्व नहीं निकलने चाहिए। अनेकों तरह के क्राइटेरिया इस अधिनियम में बनाए गए हैं। इसको 1974 में लाया गया था, ये बात आपको याद रखना है। देन इसको संशोधित फॉर्म भी 1988 में किया गया और इसमें भी थोड़े और कड़े प्रावधान कर दिए गए। देन है लास्ट पॉइंट है जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब देखिए सरकार को क्या चाहिए कि केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पे जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए जो जल को प्रदूषण होने से रोके। तो इनको क्या करना चाहिए, अच्छे से कार्य करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो बोर्ड हैं वो प्रॉपर्ली काम करें, इसमें भ्रष्टाचारी करप्शन नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री लगी हुई है लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे बोर्ड बनाए जाते हैं उनको अच्छे से काम करना चाहिए। तो लास्ट में ये प्यारे मित्रों मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, चलते चलते यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। आप जानते हैं कि गंगा के पानी को कहीं पे रख लें तो खराब नहीं होता। तो कभी सोचें आप क्यों खराब नहीं होता, क्योंकि यहां पे लिखा मैंने खराब नहीं होता क्योंकि वहां पे एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो वायरस क्या करता है, वायरस क्या करता है कि जल में जितने प्रदूषित तत्व हैं, विषाणु हैं, विषाक्त जीव हैं, उनको वो ये वायरस खा लेता है, खत्म कर देता है। इसकी वजह से ही गंगा का जल शुद्ध बना रहता है, उसमें बदबू नहीं आती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, बैक्टीरियोफेज वायरस। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के चारों तरफ बहुत सारी इंडस्ट्री लग रही हैं, इसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्री का जो अपशिष्ट होता है वो वहां पर डाला जा रहा है। इसकी वजह से हमारी गंगा प्रदूषित हो रही है। गंगा को प्रदूषित होने से बचाएं क्योंकि हमारा इससे एक धार्मिक लगाव भी है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर जल प्रदूषण में करता हूं कदम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ध्वनि प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण कोई एक। और आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।